Hello everyone. I'm wishing you all a very happy new year. Wishing you all a very happy and healthy new year. तो जैसा कि आपको पता है एक नए साल में हम प्रवेश कर चुके हैं। पुराना साल 2020 हमारे लिए बहुत ही ख़राब रहा। बहुत कुछ ज़िंदगी जैसे रुक सी गई हम सब के लिए। स्कूल्स बंद हो गए और क्लासेस जैसे चल रही थी वैसे बिल्कुल नहीं चल रही थी। हमारे बच्चियाँ स्कूल नहीं जा पाएँ और पढ़ाई बहुत बाधित हुई। तो फिर हम लोगों ने, हमारी टीम ने गया गाइडेंस प्रोग्राम के सारे टीम ने, हमने इकट्ठा होकर एक प्लेटफॉर्म बनाया जिसमें हम लोग आप सबके सामने ऑनलाइन प्रेजेंटेशन कर सकें और आप सबको ये बता सके कि किस तरह होना है हमें एग्ज़ाम रेडी। बिल्कुल सही सुना आपने, एग्ज़ाम रेडी। एग्ज़ाम्स जो आने वाले हैं, अब बहुत कम समय बचा है हमारे पास। कुछ ही दिनों में हमने आज तक जो भी पढ़ाई करा है, जितना कुछ भी हमने सीखा है, उन सबको अब पेपर पर उतार देने की बारी आ गई है और हम सबको ये अचीव करना है कि अच्छे से अच्छा नंबर, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सके। तो इसलिए जब गया गाइडेंस प्रोग्राम का जो ये प्लेटफॉर्म है, इसमें हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं। हमारे रेस्पेक्टेड डीपीओ सर आनंद जी के निर्देशन में हमने एक टीम तैयार की है और हम चाहते हैं कि हम आप तक पहुंच सकें और एक नए साल का तोहफ़ा, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, एक नए साल का हैप्पी न्यू ईयर गिफ्ट आपके लिए लेकर आए हैं। और ये गिफ्ट क्या है? ये गिफ्ट है 90%। बिल्कुल सही सुना आपने, 90% नंबर हम सबको लाना है इस बार एग्ज़ाम में और हम ये करके दिखाएंगे। तो सब लोगों को लगता है कि मैम 90%, क्या सब लोग ये ला सकते हैं 90%? बहुत लोग ये सवाल पूछते हैं, बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं और वो पूछते हैं मैम 90% क्या अचीवेबल है? ये सही नहीं लगता, बहुत ज़्यादा लगता है। बिल्कुल नहीं, 90% बिल्कुल अचीवेबल है और हम सब लोग 90% ला सकते हैं। एक बात और है कि 90% ही क्यों, 91 क्यों नहीं, 92% क्यों नहीं, 93% क्यों नहीं? बिल्कुल सही कहा हम, क्योंकि हम जो 91% है, 92% है, 93% है, ये सब हम लोगों ने रखा है आपस में झगड़ा करने के लिए, ताकि अगर मेरे फ्रेंड को मुझसे 1% ज़्यादा आ जाए या फिर मेरे एक दूसरे फ्रेंड को मुझसे 2% ज़्यादा आ जाए तो फिर हम आपस में लड़ भी सके। क्या तुम्हें 1% ज़्यादा कैसे मिल गया, तुम्हें 1% कम कैसे मिल गया? तो फिर वो रखा है हमने आपस में झगड़ा करने के लिए, एक हेल्दी कॉम्पिटिशन बनाने के लिए, एक फेयर कॉम्पिटिशन बनाने के लिए। लेकिन हमारा टारगेट होना चाहिए 90% हम सबको लाना ही है। तो सबसे पहले कैसे स्टार्ट करें, ये जो पॉइंट्स है हमारे पास, कैसे स्टार्ट करें एग्जैक्टली। सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि मैम स्टार्ट कैसे करें। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है? स्टार्ट करना है। बिल्कुल सही सुना आपने, शुरुआत करनी है। अभी शाम के 6 बज रहे हैं और मैं सोचूं अच्छा अभी चाय पी लेती हूँ, उसके बाद पढ़ाई करने बैठूंगी, या फिर अभी सोचती हूँ चलो आधे घंटे टीवी देख लेती हूँ, उसके बाद पढ़ाई करने बैठूंगी। तब नहीं, अब हमारे पास जितनी गाड़ियाँ भी आने लगी, आपने देखा है स्कूटर है हमारे पास, या फिर हमारे पास जितनी ऑटोमोटिव कार्स भी हैं, वो सब सेल्फ स्टार्ट है। तो अब किसी और को हमें स्टार्ट करने की या किक लगाने की ज़रूरत नहीं है, हमें खुद अपने आप को स्टार्ट करना पड़ेगा। इसीलिए सबसे ज़रूरत है, हमें सबसे पहले हमें स्टार्ट करने की ज़रूरत है। अगर हमें यहाँ से चौक तक पहुँचना है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो हम कैसे जाएंगे? पहले यहाँ से शुरू करेंगे तभी तो चौक तक पहुँच पाएंगे। अगर हमने ये डिसाइड कर लिया हमें चौक तक जाना है तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इसीलिए सबसे पहले, और ये कौन मोटिवेट करेगा हमें? हम खुद अपने आप को मोटिवेट करेंगे कि हमें स्टार्ट करना है और हमें वहाँ तक पहुँचना है। और कब स्टार्ट करना है? स्टार्ट हमें अभी करना है, विदाउट वेस्टिंग एक और मिनट भी। हर चीज़, हर घंटा, हर मिनट इम्पॉर्टेंट है, हर सेकंड इम्पॉर्टेंट है। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन अभी क्या है? ये घड़ी। ये घड़ी जो है ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है अभी, क्योंकि ये भाग रहा है और समय भाग रहा है और समय के साथ हमें भी भागना है। इस समय के साथ भागना है, समय को अपने से आगे नहीं जाने देना है। अगर इस समय के साथ हम चलते हैं तो फिर हर एक मिनट को यूटिलाइज़ करते हैं और हम बहुत अच्छे से अपने टारगेट की ओर, अपना टारगेट हमारा क्या है? क्या स्कोर करना है हमें? 90%। वो बिल्कुल ध्यान रखना है, हमें अपने दिमाग में छवि बैठा लेनी है 90%, 90%, 90%। और उसके लिए ये घड़ी के साथ ही हमें चलना है। तो छोटे छोटे गोल्स बनाएंगे हम। इसी पॉइंट में हम देखेंगे हाउ टू स्टार्ट में ही हम देखेंगे कि छोटे छोटे गोल्स बनाएंगे। अभी अगर स्टार्ट किया, आधे घंटे के लिए पढ़ा, आधा घंटा मतलब आधा घंटा बैठे, किताब खोला, हमारा बेस्ट फ्रेंड अभी क्या है? हमारी किताबें। ये हमारा बेस्ट फ्रेंड है अभी। तो इस किताब को खोला, जो भी सब्जेक्ट हमें पसंद आ रहा है, जो भी पढ़ने का भी मन कर रहा है, उसको खोला, आधे घंटे के लिए पढ़ा, फिर एक ब्रेक लिया, मम्मा को किचन में हेल्प किया सब्जियां काटने के लिए, फिर
10 मिनट के लिए काटा, लेकिन हमारा जो दिमाग है वो कहाँ है, वो किताबों में ही है। अगर गाजर, जैसे अगर आज मेन्यू में गाजर का हलवा बन रहा है, तो हम गाजर काटने के लिए मम्मा की हेल्प कर रहे हैं, तो इन द मीन वाइल हम ये सोच रहे हैं, अच्छा ये गाजर है, ये स्टेम है या रूट है, उसमें देख रहे हैं कि इसका कलर, गाजर ऑरेंज कलर का क्यों होता है और गाजर की पत्तियाँ ग्रीन क्यों है, ऐसा कौन सा पिगमेंट है इन पत्तियों में जो उसको ग्रीन बनाता है, और ऐसा कौन सा पिगमेंट है इस गाजर में जो उसको ऑरेंज बनाता है। तो हम सोच रहे हैं और हम एनालाइज कर रहे हैं कि और हम साइंस के ऊपर इस चीज़ को सोच रहे हैं। और इसी तरह से हम ये भी सोच रहे हैं कि अच्छा ठीक है, गाजर की पत्तियाँ जो हैं वो इस आकार की हैं, तो इस आकार की पत्तियों का एक पर्टिकुलर नाम है, वो कौन सी पत्तियाँ कहलाती हैं। उसी तरह से अगर साग के पत्ते हैं, वो उनका आकार बिल्कुल अलग है, तो वो कौन सी पत्तियाँ कहलाती हैं। तो ये हम सोच रहे हैं। फिर वापस आए कि अच्छा ठीक है, चलो मम्मी की हेल्प कर ली 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, अगेन वापस आए, अब 1 घंटे के लिए अलार्म लगाया, 1 घंटा बैठना ही बैठना है। उसके बाद फिर 1 घंटे में मैथ सॉल्व किया, उसके बाद फिर छोटा सा ब्रेक लिया, अपना कोई अच्छा सा म्यूज़िक लगाया, जो भी मेरा फेवरेट म्यूज़िक है, म्यूज़िक लगाया और उस पर डांस करने लगे, जो भी मुझे पसंद है। कि कोई भी ऐसा काम करेंगे जो हमें हैप्पी करता है और हमारे आसपास के लोगों को हैप्पी करता है, क्योंकि अगर हम एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाएंगे, एक ऐसा एम्बियंस बनाएंगे जिसमें हम हैप्पी हैं, हमारे आसपास के लोग हैप्पी हैं, तो फिर हम अपने आप ही हैप्पी फील करेंगे। और बहुत इम्पॉर्टेंट है इसके बीच बीच में ब्रीद, सांस लेना, लंबी लंबी सांसें लेना और छोड़ना, और अपने आप को काम करना, अपने आप को रिलैक्स भी रखना। बिल्कुल, ये भी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसको हम लोग, ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो है, जो भी हमें प्राणायाम हमें आती हैं, उनको हम बीच बीच में प्रैक्टिस करेंगे, ताकि हम अपने गोल तक बिल्कुल पहुंच सकें, अपने गोल तक हम पहुंच सकें, और उसके साथ ही साथ हमें हेल्दी भी रहना है। उसके बाद जैसे ही अब 1 घंटे फिर हमने ब्रेक ले लिया, उसके बाद फिर अगेन 2 घंटे के लिए बैठे। अब 2 घंटे के लिए बैठे और ये उठाया। ये मैं कोई ब्रांड को एंडोर्स नहीं कर रही हूँ, ये बस एक क्वेश्चन बैंक है जिसमें पिछले 7 साल के क्वेश्चन या 5 साल के क्वेश्चन हैं। तो अब हमने जितनी भी तैयारी कर ली, जितनी पढ़ाई कर ली, अब देखने का टाइम आया है कि हमने कितनी तैयारी करी, और हमें ये कौन बताएगा कि हमने कितनी तैयारी करी है। ये हम अपने आप को खुद बताएंगे कि हमने कितनी तैयारी करी है। तो इसके अंदर जो क्वेश्चन पेपर्स हैं पिछले 10 साल के, इसके अंदर जो भी क्वेश्चन पेपर्स हैं, इनको हम सॉल्व करेंगे और लिमिटेड टाइम में अपने आप को चीट नहीं करेंगे। 3 घंटे का टाइम लगाएंगे, टाइमर लगाएंगे, और देखेंगे कि 3 घंटे में हम वो सारा क्वेश्चन जो इसके अंदर है उसको स्टेप बाय स्टेप बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। और बनाने के बाद उसको चेक करेंगे, और चेक करने के बाद फिर अगर आपको लगता है कि हाँ ये टॉपिक मेरा रह गया या फिर इसमें थोड़ी तैयारी कम रह गई, तो एक पेपर लेंगे, एक पेन लेंगे, और उस टॉपिक को उसमें ऑनेस्टली, ईमानदारी के साथ लिखते चले जाएंगे, टॉपिक बाय टॉपिक, ताकि सोने के पहले, जब हम सोने जा रहे हैं, आज का बिल्कुल सारा दिनचर्या ख़त्म करने के बाद अब जब हम सोने जा रहे हैं, तो उसके पहले उसको पेज को उठाएंगे और एक बार सरसरी निगाह से सारे पॉइंट्स को देखेंगे कि ये टॉपिक मेरे को डिफ़िकल्ट लग रहा था और इसमें मुझे और ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत है। तो इस तरह से प्रैक्टिस। उसके बाद नेक्स्ट में हम लोग आते हैं पढ़ाई करना कैसे, हाउ टू स्टडी, किस तरह से। तो सारे स्टूडेंट्स ये भी कहते हैं मैम कैसे पढ़ें, मन नहीं लगता, पढ़ने बैठते हैं तो फ़ोन आ जाता है और टीवी देखने का मन करता है, बिग बॉस चालू हो जाता है, मैम क्या करें। एग्जैक्टली बहुत बहुत ज़रूरी है सबसे पहले तो कि 6 से 8 घंटे की नींद। जब हम सुबह उठें, अगर आपको लगता है कि 6 घंटे की नींद के बाद आप सुबह उठते हैं और आप बहुत फ्रेश फील करते हैं, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको 8 घंटे ही सोना है या फिर 10 घंटे ही सोना है। अगर 6 घंटे में आपको लगता है कि आप बहुत रिफ्रेश फील कर रहे हैं और यू आर रेडी टू गो, फिर ठीक है, 6 घंटे में जस्ट गेट अप एंड स्टार्ट गोइंग। तो उसी तरह से फ्रेश उठना है और उसके बाद छोटे छोटे ब्रेक्स लेने हैं। 3 घंटे का टाइम डिसाइड किया, सुबह भी उठते हैं अगर हम
और जितने बजे भी, आई हैव नो प्रॉब्लम अगर आप 6 बजे उठते हैं या 7 बजे उठते हैं या 8 बजे उठते हैं, लेकिन 8 बजे उठने के बाद आप कितना टाइम, ताकि नेक्स्ट रात को जब आप सोते हैं वो जो टाइम का ड्यूरेशन है उसको आप कितना प्रोडक्टिव बनाते हैं वो ज़्यादा मायने रखता है। तो इसीलिए उसको, और सुबह सुबह उठ के सबसे पहला काम, जब हमारा ब्रेन जो है क्लीन स्लेट की तरह है, और उस समय मेमोराइज़ करने का काम करेंगे, याद करने की चीज़ें करेंगे। जैसे साइंस में कोई लॉन्ग आंसर्स है या फिर सोशल साइंस में कोई लॉन्ग आंसर्स है तो उनको, या फिर थ्योरम्स हैं तो उनको याद करने की कोशिश करेंगे। सारा मेमोराइज़ करने वाला काम शुरू किया। उसके बाद उठे, चाय बनाई, ऑफ कोर्स चाय बनाई, मम्मा को पूछा, पापा को पूछा कि उनको चाय चाहिए या नहीं, अगर बनानी आती है तो, और अगर नहीं बनानी आती कोई बात नहीं, अगर चाय मिल जाती है तो चाय पिएंगे, है ना, या फिर दूध। एंड बहुत इंपॉर्टेंट है धूप में बैठना। आप किताब लीजिए, छत पर चले जाइए, घूमते घूमते टहलते टहलते भी पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। इनफैक्ट आपको धूप भी मिल रही है उस वक्त। उसके बाद फिर से ये क्वेश्चन पेपर हम उठाएंगे और इसमें से मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जितने ज़्यादा हम सॉल्व कर सकें। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम जितना प्रैक्टिस करें वही हमें हमारे स्कोर तक पहुंचा सकता है। और मैथ्स में बहुत आसान है नंबर लाना। ये हम लोग सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट अब डील करेंगे, मैं आपको बताऊंगी टिप्स एंड ट्रिक्स। तो मैथ्स के लिए प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा, और जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स होते हैं, कई बार क्या होता है कि जो सॉल्व एग्जाम्पल्स है उनको हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं और हम देखते हैं अच्छा हो गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। सॉल्व एग्जाम्पल्स को भी अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश करनी है, तभी हमें ये कॉन्फिडेंस आएगा। हो सकता है कि कई बार वही क्वेश्चंस आ जाते हैं लेकिन नंबर्स बदल दिए जाते हैं, और हम जब उसको बनाने लगते हैं तब हम कंफ्यूज कर जाते हैं। इसलिए बनाना, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद बहुत इम्पॉर्टेंट है पानी पीना। यस, ठंड का मौसम है और हम पानी पीना बहुत अवॉइड करते हैं और डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं, हमें नहीं पता चलता, और तब हम बीमार भी होने लगते हैं। फिर लगता है अच्छा हम न, इसीलिए बहुत ज़रूरी है हर 1 घंटे पे 2 घंटे पे याद करके पानी पीना और अपने आप को हाइड्रेटेड रखना, ये बहुत ज़रूरी है। ओके, थर्ड जो बच्चे मुझसे पूछते हैं, मैम कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं? बिल्कुल, कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं? तो सबसे इम्पॉर्टेंट मैं एज ए टीचर ये बताना चाहती हूँ, हर क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, हर चैप्टर इम्पॉर्टेंट है। ओके, लेकिन आज हमारा सेशन है टिप्स एंड ट्रिक्स का, तो मैं आपको बताती हूँ ये पिछले 10 साल के क्वेश्चंस, 80% क्वेश्चंस आपको पिछले 10 साल के क्वेश्चंस में से ही आते हैं। जब से मैंने ज्वाइन किया सर्विस तब से तो मैंने यही देखा है। तो आपको लेकिन इसको प्रैक्टिस करना है, इसको सॉल्व करना है। ये आपका कोई भी ब्रांड का कोई भी आप मार्केट से उठाइए एंड 80% ऑफ द क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम हियर, दैट्स अ गारंटी। लेकिन हो सकता है थोड़ा इधर उधर हो सकता है ह्यूमन आई आया था, इस बार ह्यूमन आई के साथ कुछ और भी उसमें ऐड कर दिया जाए, 2-3 पार्ट्स हो जाएं, लेकिन 80% क्वेश्चंस आपको पिछले 10 साल के क्वेश्चंस में ही मिलेंगे, इसीलिए इसको ज़रूर सॉल्व करना है। ओके, आपको मैं ये भी बताना चाहती हूँ वाई आई एम कॉन्फिडेंट कि 80% आते हैं, क्योंकि जो सिलेबस है वो मोटा मोटी सेम ही है। सिलेबस में कुछ ऐसे ड्रास्टिक चेंजेस नहीं हुए हैं। ये जो सिलेबस है क्लास 10th का, इसमें सारे सब्जेक्ट्स वाइज सिलेबस दिए हुए हैं, और इन्हीं में से सिलेबस क्योंकि चेंज नहीं हुआ है इसलिए सिलेबस को हमेशा ध्यान रखना है। और जब भी हम प्रैक्टिस करें तब ये ध्यान रखें कि हमने सारा जो चैप्टर वाइज जो सिलेबस है उसको कवर किया है या नहीं, उसको भी टिक करते जाएंगे। सिलेबस उठाया और अगर कोई टिक छूट गया है तो उसको ज़रूर कवर करेंगे। ऐसा बहुत बार होता है, बच्चे कहते हैं मैम हमने सोचा था ये इंपॉर्टेंट नहीं है और यही वाला आ गया एग्ज़ाम में। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करेंगे, कोई टॉपिक रह ना जाए, कोई टॉपिक बुरा ना मान जाए, या तो हर टॉपिक को उतना ही इम्पोर्टेंस देने की कोशिश करेंगे और हॉट्स बनाएंगे। छोटे छोटे जो पॉइंट्स होते हैं, कई बार होता है जैसे कि मैंने कहा सुबह उठ के जब हम चैप्टर वाइज पढ़ते हैं तो उसको कहानी की तरह भी पढ़ सकते हैं। कहानी की तरह एक बार लाइन बाय लाइन सारे चैप्टर्स को जब पढ़ेंगे और उसमें से छोटे छोटे पॉइंट्स हम एक सादे पेपर पे बनाते चले जाएंगे, जो आपको लगता है आपके हिसाब से कि हाँ ये इम्पॉर्टेंट है, तो उस पॉइंट्स को भी हम लोग स्टार मार्क करके रखेंगे और उसको कोशिश करेंगे अपने आंसर्स में इनकॉर्पोरेट करने की।
अब नेक्स्ट में आते हैं, हाउ टू अचीव आवर गोल। हमारा गोल क्या है? टू अचीव 90%। इसके लिए बहुत ज़रूरी है प्लान। पहला प्लान को मैंने कैटेगोरिकली डिफाइन किया है। पहला है प्रिपेयर, तैयारी, और प्रैक्टिस। जो भी तैयारी की है उसका कैसे पता चलेगा कि हमने कितनी तैयारी करी है? उसके लिए हमें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। और लर्न, जो भी छूट गया है उसको सीखेंगे, उसको याद करने की कोशिश करेंगे। और एक्ट तो हमें खुद ही करना है। और कब करना है? नाउ, मतलब अभी ही करना है। अभी नहीं तो फिर बाद में नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब तो बस एग्ज़ाम आ रहा है। और ये जो एग्ज़ाम है हमारा 10th का बोर्ड का, ये एक बिल्कुल त्यौहार की तरह है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सुना, सही सुना है, त्यौहार। जैसा कि हम त्यौहार मनाते हैं, दिवाली, दशहरा, ईद, क्रिसमस, अभी न्यू ईयर्स गया, तो त्यौहार के पहले हम कितनी तैयारियां करते हैं। उसके बाद त्यौहार का दिन आता है जिसमें हमें जाना होता है, और वो जो हमने तैयारियां करी है उन सबको निभाना होता है। उसी तरह से एग्ज़ाम्स भी, जितने भी हमने तैयारी करी, अब इसको बिल्कुल एक फेस्टिवल की तरह लेंगे, एक त्यौहार की तरह लेंगे, और प्रूव कर देंगे सबको, सबसे पहले खुद को, कि हाँ हम तैयार हैं एग्ज़ाम्स के लिए। और हमने 90% ला कर दिखाया है। किसको? अपने आप को। यस, बहुत ज़रूरी है अपने आप को पहले कन्विंस करना, अपने आप को सबसे पहले प्रायोरिटी पे रखना। और उसके बाद नेक्स्ट में आते हैं, हाउ टू बिकम अ चैम्पियन। या तो इसके लिए जैसे कि मैंने बताया, सबसे पहले ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जो भी योगा या छोटा मोटा हमें एक्सरसाइज आता है, अगर आपको दौड़ना अच्छा लगता है या फिर चलना अच्छा लगता है तो वो भी कर सकते हैं। ब्रीद, सांस लेना, टाइम देकर बिल्कुल लंबी लंबी सांसें लेना और छोड़ना, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होना चाहिए हमारे एवरीडे लाइफ का। तब हम एवरी आवर को, जो एक एक घंटा है, उसको यूटिलाइज कर सकेंगे टू द फुलेस्ट, टू द मैक्सिमम। ओके, तो एक फ्लो चार्ट बनाना है। जैसे अगर फ्लो चार्ट बनाना मतलब, अगर मेरे पास एक नाउन है, ठीक है, अब नाउन को मेरे को समझना है, तो नाउन एक ऊपर लिखा, उसके बाद उसके 5 जो प्रकार है उसको लिख सकते हैं, या फिर एक डायग्रामेटिकली भी उसको शो कर सकते हैं। नाउन ऊपर लिखा, फिर 2 एरो लगाएं, और उसके बाद उसके मेन पार्ट्स जो 5 हैं उसको लिखा, उसके बाद उनको डिफाइन करते गए। तो इससे क्या होता है, इंटरेस्टिंग हो जाते हैं पढ़ाई के पैटर्न्स और हमारे आंसर्स भी। और जब जो भी चेक कर रहा होता है ना, जो भी हमारे नंबर्स चेक कर रहा होता है, मैं आपको बताती हूँ। ये है हमारे पास चॉकलेट्स, और ये हैं हमारे पास कैंडीज़, है ना। तो हम जब कैंडीज़ खरीदने जाते हैं दुकान से, क्या करते हैं? 2 रुपये का एक सिक्का निकाला पॉकेट से, और दुकान वाले से कहते हैं भैया एक 2 रुपये के कैंडी दे दो, या 5 रुपये का एक सिक्का निकाला, एक 5 रुपये का कोई भी चॉकलेट दे दो। तो मार्क्स भी हमारे लिए ये चॉकलेट्स और ये कैंडीज़ के जैसे हैं, बिल्कुल। और हमारे पास कैश क्या है? हमारे आंसर्स, हमारा आंसर पेपर, आंसर लिखना है और बिल्कुल कैंडीज़ की तरह नंबर लेने हैं जो भी, और बिल्कुल जो भी हमारा कॉपी चेक कर रहा है उनको मजबूर कर देना है कि नहीं, हमें नंबर तो चाहिए ही चाहिए और आपको देना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे ये? जितना हम डिटर्मिनेशन, अगर हम एफर्ट लगाते हैं, मेहनत करते हैं, तो फिर हमें नंबर आएंगे ही आएंगे। और बिल्कुल मुझे पूरा कॉन्फिडेंट है कि इस सेशन के ख़त्म होते होते बहुत सारे लोगों में, आप सब लोगों में ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप ला सकते हैं। बिल्कुल अचीवेबल टारगेट है हमारा 90%, इसको भूलना नहीं है। एग्ज़ाम तक 90% को बिल्कुल भूलना नहीं है और इसके साथ ही चलना है। ओके, तो हाँ, ट्रिक्स में हमारा ये भी आ सकता है। केमिस्ट्री में जब हम इक्वेशंस लिखते हैं तो उसको कोशिश करेंगे बैलेंस करें। LHS और RHS जो है उसको बैलेंस करने की भी कोशिश करेंगे। तब जो बैलेंस इक्वेशंस आते हैं, ऑब्वियसली उसमें हमें पूरे के पूरे नंबर मिलते हैं। ह्यूमनाइज करने की कोशिश करेंगे। ओके, कैसे ह्यूमनाइज करेंगे? लाइक डिफ्रेंशिएट, जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तब हम टेबल बनाते हैं और उसको अलग अलग डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया कह रहा है ओके मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं पावर हाउस ऑफ द सेल हूँ,
तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह रहा है ओके मेरे दो प्रकार हैं, मेरे पास तो दो फ्रेंड्स हैं, तो मैं एक रफ हूँ और एक स्मूथ हूँ। तो इस तरह से वो आपस में बातें कर रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से जब हम किसी भी चीज़ को ह्यूमनाइज कर लेते हैं तो फिर हमें याद करने में आसानी होती है और हमें वो याद रहता है। तो ऐसा हम आपस में दो फ्रेंड्स के बीच में भी कर सकते हैं। एक फ्रेंड माइटोकॉन्ड्रिया बन जाए, एक फ्रेंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन जाए, और आपस में जो उनकी इंटरेक्शन है उसको भी हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे। ओके, पॉइंट्स, छोटे छोटे पॉइंट्स में पहले लिखेंगे और फिर उसको डिस्क्राइब करेंगे, पैराग्राफ्स में लिखने की कोशिश करेंगे। एमसीक्यूज़ जो होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, उसमें अगर कोई भी क्वेश्चन में हमें कुछ कन्फ्यूजन है, तो जैसा कि अभी हम करोड़पति का सीज़न चल रहा है, हम लोग सब करोड़पति देखते हैं, तो उनमें कंटेस्टेंट क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। अच्छा ये तो हो ही नहीं सकता, ऑप्शन डी हो नहीं सकता, उसको हटाओ, ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता, उसको हटाओ, अब ए और बी में कन्फ्यूजन लग रहा है, अच्छा तब मैंने बी कहीं पर पढ़ा है, ए तो नहीं लग रहा। तो ये एलिमिनेशन मेथड होता है। जो भी आपको लगता है गलत जवाब है उसको हटाते जाओ तो यू विल रीच टू द राइट आंसर अपने आप ही। तो ये होता है एलिमिनेशन मेथड। एमसीक्यूज़ में अगर हमें डाउट लग रहा है किसी क्वेश्चन में, नेगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं, एग्जैक्टली हमारा सबसे बोनस पॉइंट तो यही है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, या हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि उस क्वेश्चन से रिलेटेड हमें जो भी आता है, उस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर हमें एक लाइन भी आता है, अगर एक लाइन ही याद आ रहा है तो वो लिखेंगे। इसी तरह से एमसीक्यू में भी हम लोग कोशिश करेंगे कि हम राइट आंसर दें, और इस बार तो विकल्प भी दुगने डबल हो गए हैं, तो डबल विकल्प में और अच्छा है हमारे पास। अगर हमें 4 क्वेश्चन में से कोई भी 2 आते हैं उनको अटेम्प्ट करेंगे। ओके, फिर सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने कहा, अपने आप को स्टार्ट करना, अपने आप से पढ़ाई करना, किसी और के द्वारा मोटिवेट किए जाने की अगर हम इंतज़ार करते रहें तब तो बहुत देर हो जाएगी। और हो सकता है मेरा फ्रेंड अभी इस समय पढ़ाई कर रहा हो और मैं अभी यहाँ पे टीवी देख रही हूँ, हो सकता है, और उससे मैंने पूछा अच्छा तुम फ़ोन करके क्या कर रहे हो, तो मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, बाहर घूमने आया हुआ है, शादी में आया हुआ है। इनफैक्ट वो घर में बैठ के पढ़ाई कर रहा है। इसलिए सेल्फ स्टडी बहुत बहुत ज़रूरी है। जब मन ना भी करे तब कोई भी किताब उठाएंगे और उसको बिल्कुल कहानी की तरह पढ़ते चले जाएंगे, जैसे कि, और एक कहानी की तरह को उसको याद करते रहेंगे। जैसे कोई फिल्म की स्टोरी होती है तो फिल्म की स्टोरी हमें बहुत टाइम तक याद रह जाती है, क्योंकि उसका जो कहानी, उसका जो स्टोरी टेलिंग है वो बहुत इफेक्टिव होता है। उसी तरह से स्टोरीज़ बनाकर, जो भी हमारे चैप्टर्स है उसको स्टोरीज़ बना के अपने दिमाग में रखने की कोशिश करेंगे और उसको कहानी की तरह याद करते जाएंगे। टारगेट बनाएंगे दिन के लिए, या छोटे छोटे टारगेट बनाएंगे। अच्छा ठीक है, आज मेरे को 8 घंटे प्रैक्टिस करना है, या फिर आज मेरे को 2 मॉडल सैम्पल पेपर्स बिल्कुल सॉल्व करने ही करने हैं। और अगर हमने सॉल्व किया, या जाकर अपने आप को एक कैंडी देंगे, फ़ाइन, क्योंकि मैंने ये अचीव किया। अपने आप को कंग्रेचुलेट करेंगे कि ठीक है मैंने एक टारगेट बनाया और मैंने वो अचीव किया। तो अपने आप को हम लोग गिफ्ट भी दे सकते हैं, छोटे छोटे कैंडीज़, या फिर मे बी कोका कोला और एनीथिंग, ठीक है, या फिर 5 मिनट का डांस और माय फेवरेट म्यूज़िक, तो वो भी कर सकते हैं। ओके, जब हम चैप्टर्स को पढ़ रहे हैं तब हाथ में एक पेन लेकर बैठेंगे और जो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट लगते हैं या डिफ़िकल्ट लगते हैं उसको अंडरलाइन करते जाएंगे। तो जब अंडरलाइन करते जाएंगे उसके बाद जब हमने चैप्टर पढ़ लिया, क्वेश्चंस देख लिए, कि उसके बाद फिर वापस आएंगे चैप्टर में कि इनमें हमने अंडरलाइन क्या क्या किया था, और उसके बाद हम उस टॉपिक को एक बार और देखेंगे। और बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लिखना, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम्स हैं हमारे बोर्ड वाले, ये लिखने के एग्ज़ाम्स हैं, वाइवा तो है नहीं बिल्कुल। तो जो भी आपको आता है, जो भी आपके दिमाग में, अब टाइम आ गया है उनको सबको कॉपी पर उतारना है, आंसर शीट्स पर उतारना है, और कैटेगोरिकली बहुत साफ हैंडराइटिंग में और बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में उसको उतारना है, ताकि वो आंसर्स हमारे पास रहे। और जितना भी हमारे दिमाग में आ रहा है उस सबको लिखना किस तरह से है, पैराग्राफ कैसे बनाने हैं, पॉइंट पहले लिखना है, उसके बाद पैराग्राफ उसको एलाबोरेट करना है, ये सारी चीज़ें हम उसमें लिखते चले जाएंगे। इसलिए लिखने की प्रैक्टिस ज़रूर करें, सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, उसको लिखने की भी प्रैक्टिस करें। 3 घंटा जो हमारे पास है, जो हम एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, तो 3 घंटा में करना क्या है, एग्जैक्टली सिर्फ लिखना ही है।
पूरा कोशिश करेंगे कि 3 घंटे हम, जब हमारे MCQs 1 घंटे में सॉल्व हो गए, उसके बाद बाकी का जो हमारा टाइम बचता है उसमें बिल्कुल हमारा पेन जो है वो रुकना नहीं चाहिए, लिखते रहना है, ठीक है। तो और हमें जितना भी आता है ये कोशिश करेंगे, क्योंकि 3 घंटे ही है ना हमारे पास, और इस 3 घंटे का पूरा यूटिलाइज करना है। ओके, और उसके बाद हम लोग आते हैं रिविज़न, रिवाइज। अगर आपको लगता है कि हाँ ये चैप्टर मैंने कर लिया है, अब इसको मैं रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं। उसको रिवाइज़, हर चैप्टर को, हर थियोरम को, हर इक्वेशन को, जो भी आपको लगता है कि हाँ मैंने पढ़ लिया, उसको एक बार रिवाइज़ ज़रूर करें। अपने आंसर शीट्स को भी, जो आपने लिखा भी है, उसको भी रिवाइज़ ज़रूर करें। ओके, इसमें हमारे नेक्स्ट में आते हैं हम लोग, बी योर ओन क्रिटिक। अपना विश्लेषण खुद करना है, और सबसे ज़्यादा बिल्कुल सख्ती के साथ अपना विश्लेषण करना है। हमने जो आंसर लिखा है, क्या उसको चेक करें, खुद देखें कि क्या ये आंसर इससे बेटर हो सकता था, क्या इसमें कोई और पॉइंट है जो मैंने छोड़ दिया है, या फिर क्या होता है कई बार हम एग्ज़ाम दे कर आएँ और 5 नंबर का एक क्वेश्चन है, उसमें मुझे 2 नंबर आए, मेरे फ्रेंड को उसमें 4 नंबर आए या 4.5 नंबर आए। तो हमने उनसे पूछा कि तुमने क्या लिखा था, तो उसने कहा कि हाँ ये 4-5 लाइनें लिखी थी, हमने भी वही लिखा था, लेकिन मुझे 2 नंबर हो, तुम्हें 4.5 क्यों आए। तो वो बताएगा हाँ मैंने एक डायग्राम भी बना दिया था। तो हमने पूछा अरे डायग्राम तो पूछा नहीं गया था, पर तुमने बनाया क्यों। उसने कहा नहीं मुझे आया था तो मैंने बना दिया। एग्जैक्टली यही होता है पॉइंट, किस तरह से नंबर लेना है। तो अगर कोई भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उसका अगर रिलेटेड क्वेश्चन इक्वेशन आता है हमें, तो इक्वेशन भी लिखेंगे। उससे रिलेटेड अगर हमें डायग्राम आता है तो डायग्राम भी बनाएंगे। ये सारे जो पॉइंट्स हैं यही हमें नंबर दिलाएंगे। अपने आप को खुद सुपरवाइज करना है, अपने आप को खुद देखना है, अपना गार्जियन, अपना पेरेंट खुद बनना है, सुपरवाइज करना है, अपने आप को देखना है। बिल्कुल ये घड़ी, टाइमर, इस बिल्कुल एक घड़ी हमेशा अपने टेबल पर या अपने हाथ पर रखनी है और इसके साथ चलना है, टाइम करना है कि इस क्वेश्चन को मैंने कितनी देर में सॉल्व किया, और इस क्वेश्चन में अगर मैंने इतनी देर में सॉल्व किया, अगर इसको मैं 5 मिनट और देता तो क्या मैं इससे बेहतर आंसर लिख सकता था, या फिर क्या मैं इसमें और कुछ पॉइंट्स ऐड कर सकता था जिससे ये ज़्यादा और अच्छा लगता। तो अपने आप को सुपरवाइज़ करना है, छोटे छोटे टारगेट्स बनाने हैं, बहुत नहीं कि अच्छा ठीक है आज अब मैं बैठूंगा पढ़ाई करने तो 5 घंटे उठूंगा ही नहीं, छोटे छोटे टारगेट्स बनाने हैं। 1 घंटा, फिर ब्रेक लिया, फिर 1.5 घंटा, फिर ब्रेक लिया, फिर 2 घंटा, फिर लंच किया, फिर थोड़ा सा ब्रेक लिया। तो छोटे छोटे टारगेट्स बनाने हैं। एब्रिविएशन, अगर आपको लगता है कि याद करने में, जैसे वेबग्योर है तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड है, उसी तरह से अगर आपको लगता है प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स की दूरी सन से याद करने के लिए एक एब्रिविएशन हम लोग यूज़ करते हैं। माई वेरी एडुकेटेड मदर जस्ट मेड मी अ वेरी स्पेशल प्लेट ऑफ नूडल्स। तो ये हो जाता है जैसे कि ये, तो ये डिस्टेंस है, मरकरी शुरू करते हैं MVEMJSUNP। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे एब्रीविएशन भी बना सकते हैं और याद कर सकते हैं, अगर मुझे लगता है कि इस तरह से मुझे याद होता है तो। ओके, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पे आते हैं। बिल्कुल हम अपनी गोल की तरफ आ रहे हैं। थिंग्स टू अवॉइड, अवॉइड क्या करना। अभी तक मैंने आपको यही बताया कि करना क्या है, करना क्या है, करना क्या है। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिनको हमें अवॉइड करना है। सबसे पहले मैंने बताया डिहाइड्रेशन, बिल्कुल पानी नहीं पीना, बिल्कुल अवॉइड करना है, पानी पीते रहना है। डिहाइड्रेशन को बिल्कुल अवॉइड करना है। स्ट्रेस नहीं लेना है। और ओवर कॉन्फिडेंस, अगर आपको लगता है कोई भी चैप्टर का मुझे बहुत ज़्यादा पता है और इसमें से कुछ भी आएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। कॉन्फिडेंस ठीक है, बहुत अच्छा है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा बुरा होता है। तो ओवर कॉन्फिडेंस किसी भी चैप्टर के ऊपर आपको लगता है तो बिल्कुल जाइए वापस और रिवीजन करना स्टार्ट कीजिए, और अपने आप को सुपरवाइज करना, अपने आप को क्रिटिक बनना स्टार्ट कीजिए कि नहीं, इसमें कुछ तो होगा जो मैंने छोड़ दिया है, जो मुझे ठीक से याद नहीं है, जो मुझे एक बार और देखने की ज़रूरत है। मोबाइल फ़ोन बिल्कुल साइड में रख दीजिए, अभी कोई ज़रूरत नहीं है मुझे मोबाइल फ़ोन की। ऑनलाइन गेम्स बिल्कुल नहीं, नो। FB या चैट, मैसेंजर, जो भी आपके पास, उनको बिल्कुल साइड में कर लीजिए। अपने आप को कंपार्टमेंटलाइज कर लीजिए।
कि अब एक ये कंपार्टमेंट है और इसमें मेरे को बिल्कुल मेरा गोल जो है 90% मेरा बोर्ड एग्ज़ाम में वो दिख रहा है और उसकी तरफ मैं बढ़ रहा हूँ धीरे धीरे। तो इसके लिए ये सब जो चीज़ें हैं मेरे को बिल्कुल हटानी है, इनको बिल्कुल अवॉइड ही करना है। तो जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, टीवी, कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं आ रहा टीवी में जो 2 महीने बाद नहीं आएगा, वो रिपीट होता ही है। कोई ऐसी मूवी भी नहीं है अभी कुछ करने को है नहीं। दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टडी, और जितना हम स्टडी कर सके, जितना हम प्रैक्टिस कर सके, यही हमें हमारे गोल तक पहुंचाएगा। और बिल्कुल उसके बाद अगर कोई किसी फ्रेंड का फ़ोन आता है, वो पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, और आप उनको कह देते हैं कि हाँ ठीक है मैं टीवी देख रहा हूँ, तो उसको अवॉइड कीजिए, बिल्कुल अवॉइड कीजिए। नो टीवी, नो फ़ोन, नो गेम्स, और अपने आप के साथ बी ट्रू टू योर सेल्फ। अपने आप के साथ जो वादा हमने किया है कि हाँ ये हमारा गोल है और हमें शाइन करना है, बिल्कुल चमकना है, बिल्कुल स्टार्स की तरह, बिकॉज हम लोग स्टार्स हैं और ये हमारा प्लेटफॉर्म है। यही तो मौका है शाइन करने का, यही तो मौका है चमकने का, लोगों को दिखाने का कि हम कितने स्पेशल है, हम कितने यूनिक हैं, और ये स्कोर करके सबको दिखाना है। तो इसके लिए हम लोग ये जो डिस्ट्रैक्शंस है, अभी जो भी डिस्ट्रैक्शंस है, अच्छा आधे घंटे के लिए टीवी देख लेते हैं, नहीं, अगर मेरा मन कर रहा है तो मैं बाहर जाके थोड़ा टहल के आती हूँ। या फिर अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहे हैं, तो बिल्कुल आंखें बंद करेंगे और इमेजिन करेंगे कि आप किसी गार्डन में हैं, और इमेजिन करेंगे कि हमारे चारों तरफ फूल ही फूल खिले हुए, सनफ्लावर या बहुत ब्राइट कलर के फूल्स, या कोई भी गेंदे का फूल, और मैं बहुत अच्छी जगह पे, काम जगह पे, सीरीन जगह पे हूँ, और बिल्कुल ठंडी हवा चल रही है, फ्रेश ऑक्सीजन आ रहा है, और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो इस तरह की एक्सरसाइज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और अपने आप को काम रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब जो घड़ी है इसको आगे नहीं निकलने के देना है, हमें इसके साथ साथ चलना है। गॉसिप बिल्कुल अवॉइड करना है। किसके पास क्या हुआ नहीं हुआ, अगर कोई कुछ आकर कहता है, छोटा भाई या छोटी बहन, देखो भैया वो मुझे तंग कर रहा है, वो मुझे मार रहा है, हाँ ठीक है, अभी तुम अपना प्रॉब्लम खुद हैंडल करो, अभी मैं 1 महीने के बाद, एग्ज़ाम्स के बाद तुम्हारे प्रॉब्लम आकर सॉल्व करूँगा या सॉल्व करूँगी। अभी तुम्हारा जो भी प्रॉब्लम है, या मॉम का कोई प्रॉब्लम है, भैया का प्रॉब्लम है, भाभी की प्रॉब्लम है, जो भी है, अपने अपने प्रॉब्लम्स लोगों को खुद सॉल्व करने दीजिए। आपका अपना सोल ऑब्जेक्टिव अभी यही होना चाहिए कि किस तरह से हमें चमकना है विथ 90%। तो उसके बाद अचीव, ये हमारा टारगेट है, अचीवेबल। और मुझे लगता है कि अब हमने ये सेशन करीब सारा कंप्लीट ही कर लिया है। तो मुझे लगता है कि ये टारगेट आप लोगों को भी 90% काफ़ी अभी अचीवेबल लग रहा होगा। और प्लीज़ फीडबैक दीजिए, और एग्ज़ाम्स के बाद मुझे प्लीज़ बताइएगा कि किस तरह से आप लोगों ने सब्जेक्ट वाइज डील किया। वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से हम सब्जेक्ट वाइज जब हम परसेंटेज निकालते हैं अपने मार्क्स का, तो उसमें सारे सब्जेक्ट्स को काउंट करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी उसका जो एवरेज परसेंटेज है वो अच्छे से बाहर आता है। तो क्या होता है, कई बार हम लोग इंग्लिश को सोचते हैं कि चलो इंग्लिश में बहुत अच्छे नंबर नहीं भी लाएंगे, सिर्फ पास भी हो जाएंगे, नहीं, ये हमारे ओवरऑल जो परसेंटेज है, ये जो परसेंट है उसको इफ़ेक्ट करता है। तो इसीलिए इंग्लिश, हिंदी पर भी उतना ही ध्यान देना है जितना कि हम बाकी सब्जेक्ट्स पे देते हैं, जितना कि हम साइंस पे दे रहे हैं, मैथ्स पे देते हैं और सोशल साइंस पे दे रहे हैं। तो जैसे साइंस में मैंने बताया, सबसे पहला शुरू कैसे करना है, अटेम्प्ट, सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ज़रूर करना है हमें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एग्जैक्टली डायग्राम्स बनाने हैं, केमिस्ट्री है तो उसमें इक्वेशंस लिखना है, अगर आपको आता है इक्वेशंस, अगर इक्वेशंस आते हैं तो उसको डेफिनेटली लिखिए, पूछा गया हो या नहीं गया हो, यही सब चीज़ें हैं जो आपको नंबर दिलाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट है, उस इक्वेशन को बैलेंस भी करें, अगर बैलेंस कर देते हैं, और तब उसमें भी आपको हमेशा इस कैंडीज़ की तरह, जैसे मैंने कहा, नंबर आपको मिलते रहेंगे। साइंस में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो होते हैं, फिजिक्स में जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करें, और उसमें भी खटाखट नंबर मिलते हैं, अगर जैसे सॉल्व किया उसी तरह फटाक से आपको उसमें नंबर मिलेंगे। क्लीनलीनेस, जो आंसर शीट है हमारा वो बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए। हमने जो भी
जो भी लिखा है उसको जो हम प्रेजेंट कर रहे हैं, जो हम दे रहे हैं, वो बिल्कुल साफ साफ हैंडराइटिंग में और स्पष्ट लिखा हुआ होना चाहिए। ये बहुत ध्यान रखेंगे। और उसके बाद जमा करने के पहले ये देखेंगे, रिवाइज ज़रूर करेंगे क्वेश्चंस को। इंग्लिश में अगर जो भी चैप्टर्स हैं, एक चीज़ याद रखेंगे, इंग्लिश और हिंदी में जो चैप्टर्स होते हैं उनके पोएट्स या राइटर्स उसको याद करेंगे। और जो भी क्वेश्चन अगर आपको लगता है कि ये फलाने चैप्टर से लिया गया है तो उस राइटर को मेंशन करेंगे, इस पे भी बहुत नंबर मिलते हैं। और आपको 1 नंबर का या 2 नंबर का अगर क्वेश्चन है तो उसमें 1 नंबर तो आपका राइटर का नाम ज़रूर आएगा, तो उसको राइटर का नाम हम लोग याद करने की कोशिश करें चैप्टर वाइज। बिल्कुल जैसे कि ये हमारे जो बुक है इसमें जो भी हमारे चैप्टर्स है, एक तरफ चैप्टर के नाम और एक तरफ राइटर या पोएट्स के नाम लिखते चले जाएंगे एक सादे पेज पे और उसको याद करेंगे। ग्रामर में बिल्कुल बहुत आसानी से नंबर मिलते हैं। अगर इंग्लिश का हम लेटर राइटिंग है तो उसका जो फॉर्मेट है उसको याद करने की कोशिश करेंगे। फॉर्मेट याद कर लिया, उसके बाद जो मटेरियल है, जो कंटेंट है, वो हमें क्वेश्चन में ही मिल जाता है। तो क्वेश्चन को ठीक से पढ़ेंगे कि क्वेश्चन में लिखा क्या है, मांग क्या रहा है, और उसी क्वेश्चन से ही उठाकर आंसर में लिखेंगे। बस फॉर्मेट जो है वो याद करना है कि अगर प्रिंसिपल को लिखना है तो उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, अगर अपने फ्रेंड को लिखना है, ऑफिशियल लेटर लिखना है तो उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, और जो कंटेंट है क्या लिखना है वो हमें सब्जेक्ट जो है और उसके बाद जो कंटेंट है वो हमें क्वेश्चन से ही मिल जाएगा। सिमिलरली नोटिस राइटिंग में भी, नोटिस जो हम देखने सूचना जो निकलता है तो ऊपर सूचना ऐसे लिखा हुआ होता है और सूचना में पैराग्राफ नहीं बदले जाते। तो वो जो नोटिस है उसको अगर दिया हुआ वर्ड लिमिट है कि 50 से 60 वर्ड्स के बीच में उसको लिखना है तो उसका ध्यान रखेंगे। अपने एक लाइन में हम कितने वर्ड लिखते हैं उसको काउंट करेंगे और नंबर ऑफ़ लाइन के साथ मल्टीप्लाई करके एक रफ आइडिया निकालेंगे कि इतने लाइन का मेरा आंसर होना चाहिए, तो वो 50 to 60 वर्ड्स या 100 वर्ड्स या 150 वर्ड्स का होगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स जो होते हैं चैप्टर के एंड में उनको याद करेंगे और याद करने के बाद लिखने की कोशिश करेंगे। अगर एक पेज का क्वेश्चन है, एक पेज का आंसर है, तो उसको लाइन बाय लाइन एक बार पढ़ेंगे और उसके बाद फिर लिखने की कोशिश करेंगे। अपने शब्दों में भी लिखने की कोशिश करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल उसको रट्टा ही लगाना है, अपने शब्दों में जो मुझे समझ में आता है उसको लिखने, अपने ओन वर्ड्स में लिखने की कोशिश करेंगे और उसके बाद फिर उस पर डिसाइड करेंगे कि हमें इसमें से और बेटर कर सकते हैं या फिर इसमें कुछ और पॉइंट्स लगा सकते हैं या नहीं। कॉम्प्रिहेंसिव अननोन पैराग्राफ्स, ये इंग्लिश में और हिंदी में आता ही आता है। कहीं से भी कोई भी एक पैराग्राफ उठा के आप दे दिया जाता है और उसमें से क्वेश्चंस जो है उसी से रिलेटेड नीचे में मिल जाते हैं हमें। तो इसके लिए कोई भी बुक अगर आप क्लास 9 का कोई बुक उठा लेते हैं या फिर न्यूज़पेपर उठा लेते हैं, कोई भी एक पेज पढ़िए और उससे देखिए कि उसको आप कितना समझ सकते हैं अपने शब्दों में, क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिव पैराग्राफ, अननोन पैराग्राफ जो है ये आता ही आता है और ये आपको भी प्रैक्टिस करने की कोशिश है। इसको जितना आप प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे उतने अच्छे नंबर, इसमें 5-6 क्वेश्चंस रहते हैं अननोन पैराग्राफ से। तो और उसके बाद जब हम पेपर जमा करने जाएंगे उसके पहले ये ध्यान रखेंगे कि ज़रूर से एक बार रिवाइज़ करेंगे, सारी चीज़ें हमने ठीक से कवर करी हैं या नहीं, या फिर कुछ अगर छूट गया है तो उसको दोबारा एक बार रिवाइज़ ज़रूर करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, डरावना सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स को मैंने बताया उसको कॉन्कर करने के लिए प्रैक्टिस, फॉर्मूला, थ्योरम जो है उसको याद करेंगे और रफ वर्क कोशिश करेंगे कि मार्जिन जो है हमारा वहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे और मार्जिन में ही कई बार क्या होता है कि हमारे आंसर्स हो सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में या डिवाइड करने में गलत हो जाए, लेकिन हमारा जो स्टेप वाइज होता है सॉल्व करने का प्रोसीजर वो सही होता है। तो हम कोशिश करेंगे कि रफ वर्क को भी हम बिल्कुल सामने एक ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द पेपर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ऊपर में रफ वर्क लिखेंगे और उसके बाद रफ वर्क वहीं पे कोशिश करेंगे सॉल्व करने की, ताकि क्योंकि मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब हम लोग कॉपीज़ चेक करते हैं तो क्या होता है, कई बारी देखा है हमने कि ठीक है स्टेप बाय स्टेप फॉलो हुआ है, तो उसमें कई बार हम 2 नंबर, 2.5 नंबर, 3.5 नंबर या आधा नंबर भी देते हैं। तो जब ग्रैंड टोटल करते हैं तो ये आधा नंबर बन जाता है एक पूरा नंबर, होल नंबर में हम लोग ऐड करते हैं। तो इसीलिए बेनिफिट के लिए कोशिश ज़रूर करेंगे उसको सॉल्व करने की। तो अगर हमारा स्टेप
सही है तो स्टेप पे भी हमें मैथ्स में नंबर बहुत अच्छे से मिल सकते हैं। लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस जो होते हैं मैथ्स में उसको बार बार सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मैंने बताया एग्जाम्पल्स हैं, तो एग्जाम्पल्स को भी सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि उनके नंबर थोड़ा चेंज करके दे दिए जाएं, तो उनको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एंड बहुत इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर। अगर एक ही क्वेश्चन के 2 या 3 पार्ट्स हैं और उन सबको हमें डील करना है, तो क्वेश्चन का नंबर जो है उसको प्रॉपरली, बिल्कुल क्लियरली ऑन द लेफ्ट हैंड ऑफ द मार्जिन 1, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए, उसको मेंशन करेंगे। कई बार होता है जल्दी जल्दी में हम भूल जाते हैं, क्वेश्चन नंबर नहीं लिखते हैं, इसलिए मैंने कहा रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। अपने पेपर को बार बार रिवाइज करें कि हमने क्या लिखा है। सारे क्वेश्चंस लिखे तो हैं, 3 घंटे का टाइम है हमारे पास, तो ऐसे कोई जल्दी नहीं है कि पहले पेपर दे दिया तो हमें पहले घर जाने को मिल जाएगा। नहीं मिलेगा, गेट्स नहीं खुलते हैं, गेट्स बंद रहते हैं और 3 घंटे के बाद ही खुलेंगे। तो 3 घंटे वहाँ बैठे रहकर हमें बार बार अपना पेपर रिवाइज करना है कि क्वेश्चन नंबर तो ठीक से दिया है, और इस क्वेश्चन में हो सकता है कि 3 पार्ट्स पूछे गए हैं, मैंने सिर्फ 2 लिखा है जल्दी जल्दी में, 1 पार्ट देखा नहीं। तो जब रिवाइज कर रहे हैं तब उसको फटाक से उसमें ऐड कर दिया। उसको बाद में भी, पीछे भी हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन जो है उसका नंबर प्रॉपरली देना पड़ेगा। सोशल साइंस में, हिस्ट्री में जो डेट्स होते हैं, बर्थ डेट्स या फिर कोई भी इवेंट है, ये लड़ाई कब लड़ी गई थी, वो जो डेट है इसको बिल्कुल सादे पेपर पर लिख कर याद करें, क्योंकि इससे भी अगर आपको वो आंसर नहीं भी आता है और हमने डेट सही लिखा हुआ है, वो इवेंट कब हुआ था, तो उसमें आपको 1 नंबर मिलेगा ही मिलेगा। वो कब हुई थी घटना, कब घटी थी, प्लेस ऑफ अकरेंस किस जगह पर हुई थी, तो उसको भी याद करेंगे और उसको लिखने की कोशिश करेंगे। ओके, मैप बहुत ज़रूरी है, फिज़िकल और पॉलिटिकल दोनों। और मैप जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उसके साथ ही नीचे में मैप का एक स्केल बनाना होता है। स्केल मतलब अगर मैंने ब्लू कलर से नदियाँ बनाई हैं तो नीचे में उसका स्केल बनाएंगे, ये ब्लू कलर और उसके बगल में लिखेंगे नदी, नदी के लिए। ब्राउन कलर से अगर मैंने माउंटेन बनाया है, माउंटेन दिखाया है, तो माउंटेन वहाँ पे ब्राउन कलर से नीचे में लिखेंगे कि ये माउंटेन के लिए, पर्वत के लिए हमने यूज़ करा है। तो मैप में हमने कहाँ पे कौन सा कलर यूज़ किया है या फिर कौन सा पेंसिल यूज़ किया है, उसको नीचे में मेंशन, स्केल करना बहुत ज़रूरी है। मैप्स ज़रूर प्रैक्टिस करें। नदियाँ कहाँ से शुरू हुई हैं, ओरिजिन क्या है नदियों का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी लिखेंगे तब इसमें हमें हेल्प होगा, हमारे आंसर्स जो हैं उसमें हमें और ज़्यादा स्कोर करने में मदद मिलेगी। और जैसे कि मैंने बताया नंबर ऑफ़ वर्ड्स काउंट करने हैं एक लाइन के अंदर, फिर उसको मल्टीप्लाई करना है, और अगर मांगा गया 200 शब्दों में इसका शब्द आंसर लिखना है तो उस आंसर को 200 वर्ड्स में उस पैराग्राफ में लिखने की कोशिश करेंगे। जो लॉन्ग आंसर्स है उसमें पहले पॉइंट्स लिखें, उसके बाद उसको एलाबोरेट करें। और जब रिवाइज़ करें तब एक अगर टाइम है हमारे पास और जब रिवाइज़ कर रहे हैं तो एक स्केल और एक पेंसिल लेकर रिवाइज़ करने की कोशिश करें। और आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट डेट है मेरे आंसर में, तो उसको अंडरलाइन कर दें, बिल्कुल साफ साफ अंडरलाइन करें, ताकि वो जो पॉइंट है उसमें वो अलग से ही नोटिसेबल होगा, और जो हमारे कॉपी चेक कर रहे हैं उनको हमें नंबर देना ही होगा कि चलो ये कम से कम ये तो पता है, और बिल्कुल साफ साफ इन्होंने इसको अंडरलाइन भी किया है। तो इसमें एफ़र्ट दिखती है कि हम कितना एफ़र्ट लगाकर अपने आंसर शीट को तैयार कर रहे हैं, और ये जब एफ़र्ट हम जो एवेल्युएट करते हैं कॉपी, जो कॉपी चेक करते हैं उनको दिखेगी, तो हमें बिल्कुल ही डेफिनेटली हमारा स्कोर 90% मिलेगा ही मिलेगा। ओके, बहुत ज़रूरी है। अब जैसे अभी मैंने बताया कि बहुत कम टाइम रह गया है और हमें एग्ज़ाम के लिए तैयार होना है, तो मैं बिल्कुल कुछ आपको अभी एग्ज़ाम के हॉल की तरफ समझ लीजिए कि मैं लेकर ही जा रही हूँ, और मैं आपको बता रही हूँ क्या क्या तैयारियाँ करनी है हमें एग्ज़ाम के पहले। सबसे पहले जब हमारा एडमिट कार्ड, जो कि आने ही वाला है कुछ दिनों में, जब 10th का एडमिट कार्ड हमारे पास आ जाए, एडमिट कार्ड को बिल्कुल एक एक लाइन को अच्छे से पढ़िए, और उसमें हर चीज़ होता है। उसमें आपका रोल नंबर होता है, सेंटर कोड होता है, सेंटर नंबर, सेंटर का एड्रेस होता है, आपके मॉम का नाम, आपके डैड का नाम, आपकी मम्मी पापा का नाम होता है, उसमें सारी चीज़ें होती है। उसमें ये तक लिखा होता है
कि आपको ब्लू पेन यूज़ करना है कि ब्लैक पेन यूज़ करना है, तो टाइम देना पड़ेगा। आधा घंटा 20 मिनट अच्छे से एडमिट कार्ड को एक एक लाइन को पढ़ने की कोशिश करें। जैसे कि आप एडमिट कार्ड लेकर आते हैं, उसको एडमिट कार्ड को बहुत अच्छे से पढ़ें। और ये सिर्फ 10th के एग्ज़ाम्स के लिए नहीं, ये लाइफ में हमारे जितने एग्ज़ाम्स हैं उसमें हर एग्ज़ाम में ये हमें हमेशा ही हेल्प करता है, ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। कोशिश करें कि एग्ज़ाम अगर हमारा 9 बजे से शुरू होने वाला है तो कम से कम 8 बजे पहले दिन सेंटर पर पहुंच जाएं। 1 घंटा पहले लेकर चले। हो सकता है कि ट्रैफिक बहुत हो और आप टाइम पे ना पहुंच पाएँ, और फिर उसके बाद हमें पैनिक होने लगता है, जल्दी जल्दी करना है, पहुंच नहीं पाएंगे, क्या करें। तो टाइम लेकर चले, 1 घंटा पहले वहाँ पहुँचने की कोशिश करें। जाने के बाद वहाँ पर चार्ट लगे होते हैं जिनमें रोल नंबर वाइज रूम डिसाइड होते हैं। तो आपके साथ जो भी गार्जियन गए हैं उन्होंने आपको बता दिया देखकर कि ये है इतना से इतना तुम्हारा रोल नंबर है, ये रूम है, तो उस रूम में आप जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही आपके मम्मी पापा गार्जियन जो भी आपके साथ गए हैं, उनका साथ सिर्फ गेट के बाहर तक ही है, प्रीमाइसेस में वो अलाउड नहीं है। प्रीमाइसेस के बाद कौन आपका गार्जियन है? आप खुद। तो आपको उसके बाद भी अंदर भी प्रीमाइसेस में जगह जगह पर ऐसे चार्ट्स लगे होते हैं जिसमें आपके रोल नंबर, आपके रूम नंबर होते हैं, उसको टैली करें। पहले दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि पहले दिन उसको अच्छे से टैली करें, और जो आपका रूम है वहाँ पे बैठें, और जो आपकी जगह है वहाँ पर भी रोल नंबर चिपका हुआ होता है, उसको एडमिट कार्ड से मिलवाएं, मिला कर देखें। अगर कन्फ्यूजन है तो जो भी इन्विजिलेटर है उनसे पूछें, कंफ्यूज ना रहें, या फिर वेट ना करें कि कोई आपसे आकर पूछे तब आप उनको बताएं। अगर आपको लगता है कन्फ्यूजन है, आप उनसे पूछें, बार बार पूछें अगर आपको कन्फ्यूजन है तो। हम लोग, क्योंकि वी आर देयर टू हेल्प यू, हम लोग जितने लोग हैं, हम लोग अभी भी जो भी हम लोग, हमारी जो पूरी टीम है, हम लोग गया गाइडेंस प्रोग्राम की, हम लोग आपको हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं टू द मैक्सिमम। तो हम हेल्प कर, लेकिन हम तभी हेल्प कर सकते हैं जब आप हेल्प मांगे। अगर आपको लगता है कन्फ्यूजन है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो बार बार उसको पूछें कि मुझे ये रोल नंबर ठीक नहीं लग रहा, या फिर मैं ये सही रूम में बैठी हुई नहीं। जब OMR हमें मिलता है तो उसमें रोल नंबर भरना होता है। तो जो रोल नंबर हम भरेंगे, सबसे पहले जो ऊपर में रोल नंबर लिखा हुआ होता है, उसके नीचे जो गोले होते हैं, उसको कोशिश करें कि पहले करेक्ट गोले को पहले डॉट लगा दें, और उसके बाद एक बार मिला लें एडमिट कार्ड से, उसके बाद उसको फिल करें। कोई वाइटनर, कोई ब्लेड OMR पे या फिर रोल नंबर लिखने में बिल्कुल यूज़ ना करें। उससे क्या होता है, बहुत बारी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है और पेपर गंदा भी हो जाता है, पेपर फट भी जाता है। बिल्कुल वाइटनर या ब्लेड या पेन से उसको खुरचने की कोशिश ना करें। और ध्यान रखें, अगर 15 मिनट टाइम दिया जाता है वो भरने के लिए, वो सब फिल करने के लिए, तो ये सब पहले ही हम फिल करेंगे, पहले डॉट लगाएंगे, उसके बाद उसको आराम से फिल करेंगे, ताकि जो फिलिंग है वो घेरे के बाहर भी ना जाए। और जब इंस्ट्रक्शंस बताए जा रहे हैं, जो भी वहाँ पे इन्विजिलेटर हैं वो आपको कुछ इंस्ट्रक्शन बता रहे हैं, उनको सुने। वो आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपको बता रहे हैं कि कैसे इसको भरना है, कैसे 1 घंटे के बाद जो MCQ के क्वेश्चंस हैं वो आपसे ले लिए जाएंगे, उसके बाद फिर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उनको सुने। और अगर कहीं पर भी कन्फ्यूजन है, पूछें, दोबारा पूछें अपना। और अगर आपको लगता है कि वो बिजी हैं तो अपने बारी का वेट करें और थोड़ी देर बाद पूछें, लेकिन कंफ्यूज ना रहें और गलती ना करें। अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको लगता है कन्फ्यूजन है तो उसको उस समय छोड़ दें और आगे बढ़ें। उसके बाद फिर नेक्स्ट जब आपको लगता है कि हाँ पेपर सॉल्व हो गया, उसके बाद वहाँ पर आ सकते हैं और उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के साथ मुझे लगता है अब हम अपने सेशन के बिल्कुल एंड में आ चुके हैं, और आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक। और मुझे पता है हम ये कर सकते हैं, वी कैन एंड वी विल डू इट, और हमें बिल्कुल 90% लाना है, एंड वी हैव टू शाइन, चमकना है खुद भी और खुद का नाम रोशन करना है सबसे पहले तो। उसके बाद हमारे से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उन सब का नाम रोशन करना है। तो ये हमारा प्लेटफॉर्म है, ये हमारा मंच है जिसमें हम अपने आप को प्रूव कर सकते हैं और सबको दिखा सकते हैं कि वी आर द बेस्ट, वी आर द हाईएस्ट स्कोरर्स, एंड वी विल डू इट। विद दैट नोट, थैंक यू एवरीबडी एंड वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक।